नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 6 पढ़ लिया। भाग 6 में आपने लैंगिक जनन के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। अब आते हैं हम लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को पढ़ते हैं। कैसे कैसे लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है और उनके संलयन से एक नए जीव का निर्माण होता है। आइए पढ़ेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसान रूप से पढ़ने के लिए, लैंगिक जनन को बहुत ही आसान रूप से पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, जिससे इसकी जितनी भी जानकारी है हमें आसान रूप से समझ में आए और याद हो सके। लैंगिक जनन को हम 3 अवस्थाओं में विभक्त कर देते हैं। पहला, निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बी, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। सी, निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? लैंगिक जनन को आसान रूप से पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। याद करिए, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है? 3 घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। याद हो गया? लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती हैं? 3। निषेचन पूर्व घटना यानी इवेंट्स इन या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, और दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी पश्च निषेचन घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? निषेचन पूर्व घटना में 2 चीज़ें। एक तो होता है युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। तो युग्मकों का निर्माण किस में आता है? निषेचन पूर्व घटना में। दूसरा, युग्मक स्थानांतरण। हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था आपको कि लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें नर में बनता है नर युग्मक और मादा में बनता है मादा युग्मक। इन युग्मकों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे ना, इसी को कहते हैं स्थानांतरण, ट्रांसफर होना। चाहे नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाए या मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाए, तो इसे कहते हैं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण होगा, उसके बाद क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा? युग्मनज बनाएगा। और युग्मनज फिर विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण से नया संतान। तो इसी पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसी पूर्ण प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसी पूर्ण प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। और इसी को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भाग में विभक्त करते हैं। कौन कौन से आप देखेंगे तो युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक निर्माण, और युग्मक का स्थानांतरण हुआ यानी युग्मक निर्माण और स्थानांतरण। उसके बाद नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी निषेचन से पहले की घटना को हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं और निषेचन के बाद की घटनाओं को हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो लैंगिक जनन को हम 3 भागों में बांट दिए। एक तो निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन से पहले क्या क्या हो रहा है? निषेचन से पहले हो रहा है युग्मक निर्माण और स्थानांतरण। युग्मक जनन यानी युग्मक निर्माण, और दूसरा युग्मक स्थानांतरण यानी निषेचन से पहले हो रहा है। इसीलिए हम इसे निषेचन पूर्व घटना कह दिए। अब इसके बाद निषेचन होता है और फिर निषेचन पश्च घटना यानी निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, नया संतान बनता है। क्लियर है? आया समझ में कि लैंगिक जनन को 3 किन अवस्थाओं में किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? निषेचन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना,
निषेचन के बाद वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन से पहले जो घटना होती है वो कौन सी होती है? युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। और उसके बाद निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है। ये क्या कहलाती है? निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन पश्च घटना के अंदर निषेचन में क्या होता है? नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन। और निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का निर्माण और नए संतान का निर्माण। बस इतना ही आपको पढ़ना है। सेकंड थर्ड चैप्टर में आपको यही सब पढ़ना है। निषेचन पूर्व घटना, पौधों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पौधों में युग्मक जनन होता है, युग्मक निर्माण होता है, फिर कैसे युग्मक का स्थानांतरण होता है, और फिर आपको निषेचन पढ़ना है कि कैसे नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करता है। फिर निषेचन पश्च घटना पढ़ना है कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो याद करिए कि लैंगिक जनन की 3 घटनाएं हैं। निषेचन पूर्व घटना जिसके अंतर्गत युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण आता है तथा युग्मक स्थानांतरण आता है। दूसरा निषेचन जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करता है। फिर तीसरा निषेचन पश्च घटना जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति होती है। क्लियर? अब हम एक एक को डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना में। तो निषेचन पूर्व घटना में आपने क्या पढ़ा कि नए युग्मक का निर्माण होता है यानी युग्मक जनन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है ना। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण। आपने पढ़ा युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। नर में, मनुष्य में बता रहे हैं, नर में वृषण है, मादा में अंडाशय है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिका होती हैं अंडाशय की, उसमें एक कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। वृषण में भी एक कोशिका जनन कोशिका कहलाती है, जेनरेटिव सेल। और इन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, इसमें अगर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो अर्धसूत्री विभाजन से जो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक जो बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगा। यहाँ पर भी जो मादा युग्मक बनेगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगा। ठीक है। युग्मक जनन में क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। लेकिन युग्मकों के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बस युग्मक स्थानांतरण अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम युग्मक जनन को पूर्ण रूप से पढ़ लें। युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। युग्मक का निर्माण के समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे जो कोशिका बनती है वो क्या कहलाएगी? अगुणित कहलाएगी। पढ़े हैं ना? क्योंकि जब गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या होती है यानी 46 है, तब इसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिका। और जब द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे अगुणित बनता है। 2n बराबर 46 तो n बराबर 23। यानी युग्मक हमेशा क्या होते हैं? युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। याद कर डालिए, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। अब युग्मक भी कई प्रकार के होते हैं। आइए युग्मकों के प्रकार को हम पढ़ते हैं। युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमीट। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समयुग्मक। समयुग्मक यानी आइसोगैमीट, या इसे हम होमोगैमीट भी कहते हैं, होमोगैमीट। दूसरा होता है असमयुग्मक। असमयुग्मक यानी इसे हम एनआइसोगैमीट कहते हैं। और तीसरा होता है अंड युग्मक, यानी इसे हम ऊगैमस कहते हैं। समयुग्मक में क्या होता है? नर व मादा युग्मक वाह्य आकृति व परिमाण में समान होते हैं। वाह्य आकृति व
परिमाण मतलब साइज, आकार, परिमाण में समान होते हैं। इन्हें देखकर हम बता नहीं सकते कि कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक। यानी इनकी आप अगर युग्मक की संरचना को देखें, इनके युग्मक की संरचना को अगर आप देखें तो एकदम नर युग्मक एकदम मादा युग्मक के समान, इनमें कोई भी अंतर आप बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे युग्मकों को हम क्या कहते हैं? समयुग्मक। इनमें भी फ्लैजिला, इनमें भी फ्लैजिला। तो बताइए क्या देख के बता सकते हैं कि कौन सा नर है कौन सा मादा युग्मक है? नहीं बता सकते ना। ऐसे युग्मक जिनका वाय आकृति देखने में एकदम समान हो, दूसरा परिमाण यानी साइज एक ही आकार के हो, ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मक यानी आइसोगैमिट या होमोगैमिट कहते हैं। याद हुआ? ऐसे युग्मक जिनका आकार और परिमाण दोनों समान हो, ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मक कहते हैं। यानी इन्हें हम देखकर बता नहीं पाएंगे कि कौन सा नर है कौन सा मादा है। ऐसे युग्मकों का निर्माण किन में होता है? तो एग्जाम्पल सवालों में क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, क्लैडोफोरा में, इन सभी में समयुग्मक प्रकार का युग्मक बनता है। ठीक, याद करिए समयुग्मक क्या होता है? ऐसे युग्मक जो आकार और परिमाण दोनों में समान होते हैं, इन्हें देखकर हम बता नहीं सकते कि कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक। ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मक कहते हैं। ऐसे युग्मक का निर्माण होता है क्लैमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में, राइजोपस में, क्लैडोफोरा आदि में। अब आता है असमयुग्मक यानी एनाइसोगैमिट, यानी ऐसा युग्मक, इन युग्मकों का आकार तो भिन्न होता है लेकिन वह आकृति समान होती है। जब नर व मादा युग्मक वाय संरचना कहिए चाहे वाय आकृति कहिए, बात एक ही है। वाय संरचना या वाय आकृति में समान परंतु परिमाप यानी साइज, परिमाण या साइज में भिन्न हो। इनमें एक अगर आप देखेंगे, एक युग्मक काफ़ी बड़ा है, ठीक है, एक युग्मक अगर आप देखें तो एक युग्मक काफ़ी बड़ा है और एक युग्मक बहुत छोटा है, लेकिन देखने में दोनों एक दूसरे के समान दिखेंगे, लेकिन अंतर क्या है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। ऐसे युग्मकों को हम असमयुग्मक यानी एनाइसोगैमिट कहते हैं। अंड युग्मक, ऐसा युग्मक जिसमें नर युग्मक छोटा व कसाबिकीय हो, यानी इसमें कसाबिका पाया जाए, इसलिए ये चल सकने में सक्षम होते हैं। और मादा युग्मक बड़ा हो व अकसाबिकीय, यानी इसमें कसाबिका ना पाया जाए। देखें तो मनुष्य में जो मादा युग्मक है, मनुष्य में मादा युग्मक आकार में काफ़ी बड़ा होता है, और वहीं अगर आप नर युग्मक को देखें तो नर युग्मक आकार में बहुत छोटा होता है और इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। क्लियर? बस ये है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक। समझ में आया? अब इनमें भी याद रखेंगे, यहाँ पर हम होमोगैमिट कहे हैं यानी समयुग्मक। तो समयुग्मक कौन कौन से होते हैं? ऐसे युग्मक जो आकृति और परिमाण दोनों में समान होते हैं। यहाँ पर एक शब्द पूछा जाता है विषम युग्मक क्या होते हैं? तो विषम युग्मक यानी जो एक दूसरे से भिन्न हो, विषम युग्मक यानी हेट्रोगैमिट। तो अगर आप देखें तो हेट्रोगैमिट कौन है? ये भी हेट्रोगैमिट है और ये भी हेट्रोगैमिट है, यानी इनमें भी दोनों भिन्न हैं और इनमें भी दोनों भिन्न हैं। यानी असम युग्मक और अंड युग्मक दोनों ही क्या होते हैं? विषम युग्मक होते हैं। क्लियर? अब इतना आप लिख लेंगे पहले, फिर हम आगे आपको बताते हैं। हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, और इसमें आप लिखेंगे
इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं। पहले निषेचन पूर्व घटना होगा, फिर निषेचन पश्च घटना। तो लिखेंगे कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। डैश करके पहला लिखेंगे निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा लिखेंगे निषेचन और तीसरा लिखेंगे निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आप इसमें पहला हेडिंग डालेंगे निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसमें लिखेंगे निषेचन की घटना में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण होता है। अतः निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे पहला युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस। युग्मक जनन को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो आप हेडिंग डालेंगे गैमीटोजेनेसिस और आप इसमें लिखेंगे युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नर युग्मकों यानी मेल गैमीट का निर्माण होता है तथा मादा प्राणी के जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे कि युग्मक सदैव आगुणित होते हैं और इनका निर्माण जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। बस अब आप हेडिंग डालेंगे कि युग्मकों का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गैमीट, और इसमें लिखेंगे पहला समयुग्मक यानी आइसोगैमीट यानी होमोगैमीट। लिखेंगे इनमें युग्मक नर युग्मक व मादा युग्मक वाय आकृति व परिमाण में समान होते हैं। हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक, अर्थात ऐसे युग्मक जो एक दूसरे से आकृति व परिमाण में भिन्न होते हैं समयुग्मक कहलाते हैं। उदाहरण क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, क्लाइडोफोरा आदि। आप ये फिगर बना लेंगे। फिर नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे असमयुग्मक यानी एन आइसोगैमेट, और इसमें लिखेंगे जब नर व मादा युग्मक वाय आकृति में समान परंतु परिमाण यानी साइज में भिन्न होते हैं तब ऐसे युग्मकों को हम असमयुग्मक कहते हैं। आप इनके उदाहरण लिखेंगे फ्यूकस, स्पायरोगायरा आदि। इनके एग्जाम्पल हैं फ्यूकस, स्पायरोगायरा। ठीक है, आप ये फिगर बना लेंगे। फिर तीसरा आप हेडिंग डालेंगे अंडी युग्मक यानी ऊगैमस। लिखेंगे इस प्रकार के युग्मक में नर युग्मक छोटा व कसाभिकी यानी फ्लैजिलेटेड होता है तथा चल सकने में सक्षम होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ा तथा अकसाभिकी होता है जो आचल होता है। जैसे कारा में ऊडोगोनियम में व लगभग समस्त जंतु में ब्रैकेट में मनुष्य भी। ये फिगर आप बना लेंगे। स्टार बना के लिखेंगे, अगली लाइन से स्टार बना के लिखेंगे असमयुग्मक व अंड युग्मक दोनों ही विषम युग्मक यानी हेट्रोगैमीट होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हेडिंग डाल के कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है। तो मैंने आपको बताया कि युग्मक निर्माण के समय सदैव कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। चाहे उनके जो जनक हैं वो आगुणित हों, चाहे उनके जनक द्विगुणित हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युग्मक हमेशा आगुणित ही होते हैं और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन करेक्ट करिएगा, हम शायद थोड़ा सा गलत बोल दिए कि अर्धसूत्री विभाजन आगुणित और द्विगुणित दोनों में होता है, नहीं। बस पहले ये याद रखेंगे कि युग्मक सदैव आगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक आगुणित हो चाहे द्विगुणित हो। अब इनमें कौन कौन सा विभाजन होता है दोनों देखेंगे। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है। आइए देखते हैं कहाँ पर समसूत्री होता है कहाँ पर अर्धसूत्री। युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत दिमाग लगा के इसको समझना होगा। कुछ चीज़ें याद करनी होगी कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री होता है या अर्धसूत्री होता है। आपको पता है कि समसूत्री जब विभाजन होता है तो उससे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती। गुणसूत्रों
की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। हमें ये जानना है कि युग्मक निर्माण के समय कौन कौन सा कोशिका विभाजन होता है जीवों में। तो पहले तो ये बात आपको याद रखना होगा कि युग्मक यानी गैमीट हमेशा क्या होते हैं, सदैव आगुणित, सदैव आगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा आगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, चाहे इनके जो जनक हैं जिनसे ये उत्पन्न होना है, चाहे इनके जनक आगुणित हों, चाहे इनके जनक आगुणित हों या द्विगुणित। अब इसको समझिएगा कि चाहे उनके जनक आगुणित हों या द्विगुणित का मतलब क्या है। मतलब कि इनके जनक अगर द्विगुणित हैं, मतलब कि अगर इनके जनक द्विगुणित हैं, जैसे मनुष्य मान लेते हैं, मनुष्य क्या है, द्विगुणित हैं। इनमें जब भी युग्मक का निर्माण होगा तो हमेशा ये क्या होंगे, युग्मक आगुणित ही होंगे। युग्मक हमेशा आगुणित होंगे, चाहे उनके जनक द्विगुणित हों या आगुणित। तो अगर द्विगुणित होते हैं तब उनमें युग्मक के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है। तो बताइए कि अगर द्विगुणित हैं यानी 2n है और हमको सिर्फ n चाहिए तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री या अर्धसूत्री। आपको पता है कि समसूत्री में अगर 2n है गुणसूत्रों की संख्या तो उसमें भी 2n ही होगा, और अगर अर्धसूत्री विभाजन में 2n है तो अर्धसूत्री विभाजन में n हो जाता है। तो बताइए 2n से n होना है तो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। यानी अगर द्विगुणित जीव हैं तो द्विगुणित जीव में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अगर कोई जीव आगुणित है तब उसमें युग्मक के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा, आगुणित जीव हैं, आगुणित जीव, और आगुणित जीव में युग्मक का निर्माण होना है, युग्मक का निर्माण होना है। अब आप देख रहे हैं कि युग्मक हमेशा आगुणित ही होता है, आप देख रहे हैं कि युग्मक हमेशा आगुणित ही होता है, आगुणित ही होता है, आगुणित ही होता है, युग्मक हमेशा आगुणित होता है। और ये खुद ही आगुणित हैं, तो बताइए कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री होगा या समसूत्री होगा। अगर यहाँ पर अर्धसूत्री होगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगा, सॉरी 1/n नहीं, n/2 हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इस आधे से भी कम गुणसूत्र हो। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। n है तो n ही होगा, यानी अगर 12 है तो 12 ही होगा, 24 है तो 24 ही होगा। तो ये बात याद रखेंगे कि हमेशा द्विगुणित जीवों में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और आगुणित जीवों में युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी के सभी तो द्विगुणित होते हैं, ऐसा कोई जीव है जो आगुणित होता है? जी हाँ है। आप अगर मधुमक्खी को देखें, मधुमक्खी के छत्ते में उसकी जो कॉलोनी होती है उसमें 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। एक होता है श्रमिक मधुमक्खी, एक होता है रानी मधुमक्खी और एक होता है ड्रोन मधुमक्खी। तो जो रानी है वो बहुत ही पावरफुल है, उसके पास ये क्षमता है कि वो अकेले संतान उत्पन्न कर सकती है। अगर कोई नर उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो ठीक, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं। यानी नर में जो अंडे होते हैं, अंडे वे निषेचित होते हैं, निषेचित होते हैं। यदि किसी नर युग्मक के साथ निषेचित होते हैं तो उससे श्रमिक पैदा होता है। और रानी अगर चाहे तो बिना निषेचन के ही, यानी अनिषेचन यानी अनिषेचित अंडे से सीधे ड्रोन को पैदा कर सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा, रानी में अंडा क्या है, युग्मक है। कौन सा युग्मक? मादा युग्मक है। आप देख रहे हैं कि मादा युग्मक बिना नर युग्मक के, यानी अनिषेचन, अनिषेचन का मतलब क्या? बिना नर युग्मक के ही नया संतान पैदा होना।
तो रानी अपने अंडे से यानी मादा युग्मक से ही सीधे ड्रोन पैदा कर रही है, यानी मादा युग्मक तो खुद ही आगुड़ित था, इससे जो ड्रोन मधुमक्खी पैदा होती है वो ड्रोन मधुमक्खी क्या होती है, आगुड़ित पैदा होती है। समझ में आया? मधुमक्खी में नर होते हैं श्रमिक, ये भी नर होते हैं, लेकिन ये जो नर होते हैं वो जनन नहीं कर पाते, जनन नहीं कर सकते, स्टेराइल होते हैं श्रमिक। श्रमिक का काम होता है सिर्फ मधुमक्खी बनाना, मधुमक्खी की छत्ता बनाना, मधु लेकर आना, मधु बनाना, बस यही काम होता है श्रमिक का। रानी का काम होता है संतान उत्पन्न करना। ड्रोन का काम होता है कि रानी के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं जिससे संतान उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो ड्रोन होते हैं ये रानी ही पैदा करती हैं बिना निषेचन के। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर से आप सुनिए, पहले इनके निर्माण को सुनिए, अभी श्रमिक नहीं है। रानी ने अकेले अपने अंडे से बिना निषेचन के यानी बिना किसी नर युग्मक के सीधे मादा युग्मक से एक संतान पैदा कर दिया, ड्रोन कहते हैं उसे। तो ड्रोन क्या है, आगुड़ित हुआ ना, क्योंकि ये सिर्फ एक मादा युग्मक से ही बना, इसमें कोई नर युग्मक भाग नहीं लिया। तो मादा युग्मक में सिर्फ आगुड़ित कोशिका होती है, तो आगुड़ित कोशिका से आगुड़ित जीव का निर्माण हुआ, यानी ड्रोन क्या है, आगुड़ित जीव होते हैं। अब इस ड्रोन में जो नर युग्मक उत्पन्न होगा, इस ड्रोन में जो नर युग्मक उत्पन्न होगा, बताइए इसमें कौन सा विभाजन होगा, एन है, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। यानी यहाँ पर ड्रोन में समसूत्री विभाजन होता है जिससे नर युग्मक बनते हैं आगुड़ित। और नर युग्मक ये इस मादा युग्मक से फ्यूज करता है जब n + n = 2n, तब बनता है श्रमिक। यानी श्रमिक क्या होते हैं, 2n, द्विगुणित होते हैं। ये सब बातें याद रखिए। मधुमक्खी में श्रमिक द्विगुणित होते हैं, रानी द्विगुणित होती हैं, ड्रोन आगुड़ित होता है। और ड्रोन ही रानी के साथ निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। और चूंकि ड्रोन रानी के अनिषेचित अंडे से बनता है, इसलिए ड्रोन आगुड़ित होता है। और यही जीव हैं जिनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर सारी बात? तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है, फिर डैश करके आप लिखेंगे इसका आंसर। युग्मक सदैव आगुड़ित होते हैं, चाहे उनके जनक आगुड़ित हों या द्विगुणित। युग्मक सदैव आगुड़ित होते हैं, चाहे उनके जनक आगुड़ित हों या द्विगुणित। अब आगे लिखेंगे आगुड़ित जनक में युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है तथा द्विगुणित जीव में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ पर गुणसूत्र आप देखेंगे, कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दैहिक कोशिका जो शरीर की कोशिका होती है, और एक होता है युग्मक कोशिका जिसमें दैहिक कोशिका से आदि गुणसूत्र होती है। अब हम कॉलम बनाकर देखेंगे कि कौन कौन से जीवों में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं और उनकी युग्मक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। इतना आपने लिख लिया, मधुमक्खी के बारे में याद कर लिया आपने, जाना आपने मधुमक्खी के बारे में, सब कुछ याद कर लीजिए मधुमक्खी के बारे में, क्योंकि फिर आएगा ये। अब एक कॉलम बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम देंगे। इसमें लिखेंगे जीव, इसमें लिखेंगे दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका मतलब शरीर की कोशिका। शरीर की कोशिका हमेशा क्या होती है, द्विगुणित होती है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n, और यहाँ पर लिखेंगे युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो आपको पता है युग्मक हमेशा क्या होते हैं, आगुणित होते हैं। तो जो द्विगुणित यहाँ पर जो संख्या होगी उसी का आधा युग्मक में होगा। मनुष्य में देखिए, मनुष्य की दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसके युग्मकों में कितने होंगे, आधे यानी 23 होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें घरेलू मक्खी में उसकी दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। युग्मकों में देखेंगे कितना होगा, आधा होगा, 12। इसी तरीके से आपसे पौधों में पूछा जा सकता है कि पौधों की पत्ती में 40 गुणसूत्र हैं, तो बताइए उसके परागकण में कितने गुणसूत्र होंगे। तो परागकण आगुणित होते हैं यानी पत्ती द्विगुणित है 40, परागकण आगुणित है यानी इसमें कितने होंगे, 20 गुणसूत्र होंगे। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रोसोफिला मक्खी। ड्रोसोफिला मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ड्रोसोफिला मक्खी की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 8 और युग्मकों में 4, आधी हो जाएगी। उसी तरीके से आप अगर देखें मक्का में,
तो मक्का के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, इसके युग्मकों में देखेंगे तो होगा 20। बस इतना चार्ट बनाकर आप नोट कर लीजिए। अब ये तो आपने पढ़ा निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन के बारे में। अब हम देखेंगे युग्मक, क्योंकि निषेचन पूर्व घटना में दो चीज़ें होती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन आपने पढ़ लिया, अब भी आप हेडिंग डालेंगे युग्मक स्थानांतरण यानी गैमीट ट्रांसफ़र। क्योंकि कोई भी गैमीट को अगर आप आपस में मिलना है तो किसी एक को एक के पास जाना पड़ेगा, चाहे नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाए, चाहे मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाए। तो आइए हम देखते हैं अब युग्मक स्थानांतरण। ये हो गया युग्मक जनन। अभी हम कौन सा घटना पढ़ रहे हैं? निषेचन पूर्व घटना, जिसमें आपने युग्मक जनन की प्रक्रिया पढ़ी। अब निषेचन पूर्व घटना में ही दूसरी प्रक्रिया आती है युग्मक स्थानांतरण यानी गैमीट ट्रांसफर। युग्मक स्थानांतरण यानी गैमीट ट्रांसफर। युग्मक स्थानांतरण का मतलब अगर निषेचन में क्या होता है? निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज करता है और इससे बनता है युग्मनज। तो ये प्रक्रिया कैसे होगी? जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे, इसी को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो कुछ जीवों में नर युग्मक के पास कसाबिका होती है, चल सकने में सक्षम होते हैं, चलकर मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं, जैसे मनुष्य में भी होता है। मनुष्य में कॉपुलेशन के दौरान नर युग्मक तेज़ी से गति करते हैं मादा युग्मक की तरफ और उससे वो दोनों फ्यूज करते हैं, संलयित होते हैं और नए संतान का निर्माण होता है। कुछ जीवों में जैसे पौधों में निम्न प्रकार के पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सभी में नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के लिए एक माध्यम जल की आवश्यकता होती है। यानी जल में ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। जल एक माध्यम होता है, जल में ये दोनों तैरते हैं और कहीं ना कहीं आपस में आकर मिल जाते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो पूछा जाता है कि निषेचन की प्रक्रिया में जल एक माध्यम होता है किसमें? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और आवृत बीजी में क्या होता है? तो इनमें होता है नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। नर युग्मक अचल होते हैं, वो परागकण के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ये परागकण हवा के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से या किसी जंतु के माध्यम से, किसी माध्यम से वे मादा भाग तक पहुंचते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बीजीय पौधों में, जिनमें बीज बनता है, बीजीय पौधों में नर युग्मक अचल होते हैं, वे परागण की प्रक्रिया द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अब ये सब क्या है परागण वगैरह, तो आगे आपको बताया जाएगा। तो आप भी हेडिंग डाल के लिखेंगे युग्मक स्थानांतरण यानी गैमीट ट्रांसफर, और इसमें आप लिखेंगे युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अधिकांश पौधों में या अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं यानी मोटाइल होते हैं, तथा मादा युग्मक अचल यानी नॉन मोटाइल होते हैं। आगे लिखेंगे सामान्य पौधों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम जल की आवश्यकता होती है। अंडरलाइन कर लेंगे जल को, इसके द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बीजीय पौधों में नर युग्मक अचल होते हैं तथा यह परागण की प्रक्रिया द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ये हो गया निषेचन पूर्व घटना, जिसमें आपने युग्मक जनन को पढ़ा और युग्मक स्थानांतरण को पढ़ा। अब निषेचन पूर्व की घटना के बाद क्या आता है? निषेचन पूर्व घटना के बाद दूसरी प्रक्रिया आती है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आपने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होते हैं और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक यानी मेल गैमीट व मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट एक दूसरे से संलयित यानी फ्यूज्ड होते हैं। इसी प्रक्रिया नहीं, ऐसे लिखेंगे इस प्रक्रिया को युग्मक
इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन यानी गैमीट फ्यूजन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज यानी डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? याद करिए, फर्टिलाइजेशन निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होते हैं और इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन यानी गैमीट फ्यूजन कहते हैं और इसी को ही हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना जिससे युग्मनज का निर्माण हो निषेचन कहलाता है। इसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। इसे सिनगैमी भी कहा जाता है। नोट कर डालिए, इसे सिनगैमी भी कहा जाता है। बस ये था निषेचन की प्रक्रिया। अब ऐसे जीव होते हैं जिनमें ये प्रक्रिया नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं शरीर के बाहर, तब वहाँ पर हम उस निषेचन को क्या कहते हैं? तब हम वहाँ पर उस निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन भी दो प्रकार से होता है। बाह्य निषेचन जब जीव शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया हो, यानी इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी जब निषेचन की प्रक्रिया यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जीव शरीर के बाहर अगर मिलते हैं तब उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उभयचर प्राणियों में, इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक जल में छोड़ दिए जाते हैं। इनमें उभयचर प्राणियों में, मेंढक वगैरह में, मछली वगैरह में, शैवालों में, इन सभी में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जल में छोड़ दिए जाते हैं और जल में ही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। तब वहाँ पर हम उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। मनुष्य में देखेंगे तो मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया स्त्री के गर्भाशय में होती है, यानी शरीर के अंदर होती है। तब उसे हम क्या कहेंगे? अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब शरीर के बाहर हो तो बाह्य निषेचन, जब शरीर के अंदर हो तब अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन। हेडिंग डाल के लिखेंगे पहला बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसमें लिखेंगे जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन या निषेचन जीव शरीर के बाहर अर्थात जल में होता है तब उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उभयचर प्राणी, मछलियों व शैवालों में। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन, जिसे इंग्लिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन अर्थात निषेचन जीव शरीर के भीतर होता है तब उसे हम अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन कहते हैं। उदाहरण स्तनधारी जैसे मनुष्य सहित समस्त स्तनधारी, मनुष्य सहित समस्त स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, कवक, पौधे आदि। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? तो जब बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है तब उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। जैसा कि अभी आपने मधुमक्खी में देखा था, मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी के पास सुपर पावर है कि वो नर युग्मक हो या ना हो, अपने मादा युग्मक से सीधे नए जीव का निर्माण, ड्रोन का निर्माण करती है। तो वहाँ पर उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। नोट कर लीजिए, खूब पूछा जाता है अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? तो अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है। बस ये हो गया निषेचन की घटना। अब निषेचन के बाद आता है निषेचन पश्च घटना आखिरी, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन पूर्ण रूप से समाप्त, और इस अध्याय की भी समाप्ति हो जाएगी।
तो तीसरा आता है निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आपने देखा कि निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटना क्या कहलाएगी? निषेचन पश्च घटना। निषेचन के पश्चात होने वाले समस्त घटना को क्या कहेंगे? निषेचन पश्च घटना। इसमें क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, अब भ्रूण से नए संतान का निर्माण होता है। बस यही है, यही कहलाती है निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन के पश्चात होने वाले समस्त घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक यानी निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण शामिल है। उसके बाद युग्मनज वृद्धि करते हैं, भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण विकसित होता है और नए संतान को जन्म देता है, नए संतान का निर्माण करता है। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे निषेचन पश्च घटना में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, कि निषेचन के पश्चात होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। इनमें युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण विकसित होकर नए संतान का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डाल के युग्मनज के बारे में भी कुछ बातें आप लिखेंगे। युग्मनज यानी जाइगोट के बारे में आप लिखेंगे कि युग्मनज सदैव क्या होते हैं, सब पूछा जाता है। युग्मनज सदैव क्या होते हैं? आगुणित कि द्विगुणित? जल्दी बताइए। युग्मनज सदैव क्या होते हैं? हमेशा द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण आगुणित युग्मकों से होता है। तो लिखेंगे युग्मनज हेडिंग डाल के यानी जाइगोट लिखेंगे युग्मनज सदैव द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण दो आगुणित नर युग्मकों व मादा युग्मकों से होता है। फिर आगे लिखेंगे कि वाय निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर तथा अंतः निषेचन करने वाले युग्मकों का अंतः निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होता है। अब आता है दूसरा हेडिंग डालेंगे भ्रूणोद्भवन। भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण का निर्माण किससे होता है? युग्मनज से। अब इस युग्मनज में होता क्या है? युग्मनज 2n द्विगुणित कोशिका होती है, इसमें आप समसूत्री विभाजन होता है और कोशिका विभेदन होता है। यानी इसमें युग्मनज में क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा और विभेदन होता है। विभेदन मतलब डिफरेंशिएशन, कोशिकाएं अलग अलग कार्यों के रूप में विभक्त हो जाती हैं। कोशिका विभाजित होगी, एक कोशिका दो कोशिका में विभक्त होगी, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024। इस बार मिस्टेक नहीं किए हैं, इस बार आपने नोटिस कर लिया था। तो 1024, 1024 से फिर मल्टीपल टाइम में ये डिवाइड होते जाएंगे और बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनता है और वे कोशिकाएं फिर विभेदित होती हैं, अलग अलग कार्यों में वे विभक्त हो जाती हैं। कुछ का कार्य है शरीर का निर्माण करना, कुछ का कार्य है रक्त का बनाना, कुछ का कार्य है हड्डियों का बनाना, कुछ का कार्य है अंगों का निर्माण करना। तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अलग अलग कार्यों में विभेदित होकर नए जीव का निर्माण करती हैं। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस में, कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भवन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इस क्रिया में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में सूत्री विभाजन तथा कोशिका विभेदन की प्रक्रियाएं होती हैं। आगे लिखेंगे विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा कोशिका विभेदन द्वारा कोशिकाओं में आवश्यक विभेदीकरण, या ऐसे लिखेंगे कि कोशिकाओं में आवश्यक रूपांतरण से विशेषीकृत ऊतकों, अंगों व अंग तंत्रों का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए जीव का निर्माण होता है। बस ये हो गया पूरी समस्त रूप से लैंगिक जनन की समस्त घटनाएं। अब 2 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा है, उसको भी आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कौन से प्राणी अंडप्रजक कहलाते हैं, कौन से प्राणी सजीव प्रजक कहलाते हैं। अंडप्रजक यानी ओवीपैरस और सजीव प्रजक यानी विविपैरस। तो 2 मिनट का है, वो भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अंडप्रजक प्राणी क्या होते हैं? अंडप्रजक प्राणी यानी ओवीपैरस एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो निषेचित या
अनिषेचित, निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं। यानी जो अंडे देने वाले प्राणी हैं वो सभी के सभी अंडप्रजक कहलाएंगे। सीधे सीधे याद करेंगे, अंडप्रजक यानी ओविपेरस का मतलब वे जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी अंडा देता है, सांप अंडे देते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अंडप्रजक प्राणी। और दूसरा आता है सजीव प्रजक प्राणी। पहले आप डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे कि जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक प्राणी, और जो बच्चे पैदा करते हैं सीधे अंडा नहीं देते हैं। मनुष्य अंडा देता है क्या? नहीं ना, तो मनुष्य संतान पैदा करता है, सीधे बच्चे को जन्म देता है, तो वो विविपैरस कहलाता है। विविपैरस एनिमल, वे जो बच्चे पैदा करते हैं, वे जो बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो जो प्राणी अंडे देते हैं उन अंडों में कुछ समय पश्चात उस अंडे से क्या निकलता है? नया जीव पैदा होता है। वो उस अंडे से जीव निकलने तक का जो समय होता है उसे हम निवेशन अवधि कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और उस समय वो परिपक्व होता रहता है उस अंडे में, और जब फिर अंडा जब परिपक्व हो जाता है तो उससे नया जीव पैदा होता है। याद रखेंगे कि अंडे का जो बाहरी खोल होता है वो कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम युक्त होता है, यानी उसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि मधुमक्खी एक अकेला ऐसा जीव है, मधुमक्खी, जो निषेचित व अनिषेचित दोनों अंडे देता है। निषेचित व अनिषेचित दोनों प्रकार का अंडा देता है, दोनों प्रकार का अंडा देता है। अब इसका मतलब आपको पता है अभी कि मादा रानी मधुमक्खी क्या करती है? निषेचित अंडे देती है, जिससे किसका निर्माण होता है? श्रमिक का। और अनिषेचित अंडे देती है, जिससे किसका निर्माण होता है? ड्रोन का। क्लियर? बस, तो आपने जाना कि अंडप्रजक प्राणी क्या होते हैं? वे जो अंडे का निर्माण करते हैं। अंडे का बाहरी खोल कैल्शियम का बना होता है, और कुछ समय पश्चात उस अंडे से, निवेशन अवधि के पश्चात अंडे से नए जीव का निर्माण होता है। मधुमक्खी ऐसा प्राणी है जो निषेचित और अनिषेचित दोनों अंडे देता है। निषेचित अंडे से मधुमक्खी में, रानी मधुमक्खी के निषेचित अंडे से श्रमिक मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है, और अनिषेचित अंडे से ड्रोन का निर्माण होता है। और सजीव प्रजक प्राणी यानी विविपैरस एनिमल्स, वे जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, सब। ठीक है, तो आप हेडिंग के लिखेंगे अंडप्रजक यानी ओविपैरस एनिमल्स, और आप इसमें लिखेंगे वे प्राणी जो निषेचित व अनिषेचित अंडे देते हैं, अंडप्रजक प्राणी कहलाते हैं। आगे लिखेंगे सरीसृप तथा पक्षी के अंडे कठोर कैल्शियम युक्त खोल से ढके होते हैं। एक निश्चित निवेशन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इन अंडों के स्फुटन से नए शिशु का निर्माण होता है। फिर आगे लिखेंगे मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो निषेचित व अनिषेचित दोनों प्रकार का अंडा देता है। फिर नेक्स्ट आप हेडिंग लेंगे सजीव प्रजक प्राणी यानी विविपैरस एनिमल्स, और इसमें लिखेंगे वे प्राणी जिनमें निषेचित अंडे का विकास मादा शरीर के भीतर होता है और एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव यानी पार्चुरेशन, मतलब जो संतान पैदा होता है मनुष्य में या किसी में भी, तो जब मादा के गर्भाशय से संतान निकलता है तो उसी को कहते हैं प्रसव पीड़ा या प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे प्रसव यानी पार्चुरेशन होता है, यानी शिशु का जन्म होता है। तो लिखेंगे एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा नए शिशु का जन्म होता है, जैसे स्तनधारियों में। बस ये हो गया समस्त अध्याय 1 जीवों में जनन के बारे में समस्त जानकारी। अब ये अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगाइएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला, लैंगिक जनन को किन 3 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है? दूसरा क्वेश्चन, निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तीसरा, निषेचन पश्च घटना में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? नेक्स्ट, युग्मक आगुणित होते हैं या द्विगुणित? नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मनज आगुणित होते हैं या द्विगुणित? लिखेंगे कि द्विगुणित जनक से युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है? नेक्स्ट, बाह्य निषेचन क्या होता है और यह प्रक्रिया किन प्राणियों में होती है? नेक्स्ट, अंतः निषेचन किसे कहते हैं? इनके एग्जांपल्स बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं? बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं। आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उसके लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।